साथियों नमस्कार। मैं सूर्या कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों आज की वीडियो में हम अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के प्रथम हफ्ते में जो विज्ञापन आने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधी विज्ञापन संख्या 50, उसका मैं यहाँ विस्तार से जिक्र करने वाला हूं कि आखिर उस विज्ञापन में आवेदन और पाठ्यक्रम तैयारी रणनीति, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार तथा विज्ञापन संबंधी ही कुछ बातें जैसे रिक्तियां, वेतनमान, आयु सीमा, अर्हता या योग्यता, आरक्षण और शुल्क, ये सारी चीजें इनका मैं आपको अभी अध्ययन कराने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। साथियों जैसा कि आप अवगत हैं कि विज्ञापन संख्या 50 अभी आने वाला है दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो विज्ञापन संख्या 50 के संबंध में जो अखबारों में, हिंदुस्तान अखबार में या अन्य अखबारों में जो कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो उससे तो ये स्पष्ट लग रहा है कि विज्ञप्ति जल्दी आने वाली है। लेकिन छात्रों द्वारा इससे संबंधित काफ़ी जैसे योग्यता को लेकर, आरक्षण को लेकर क्या स्थिति रहेगी, क्षेत्र आरक्षण को लेकर क्या स्थिति रहेगी, अर्थात जो दिव्यांगजन का आरक्षण है, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों का आरक्षण है, उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो अभी इस पर मंथन चल रहा है, विज्ञापन जारी होगा। लेकिन चूंकि छात्रों में एक उत्सुकता होती है जानने की और वो तैयारी समय से कर सकें, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप जो माहौल में अभी है, जो लोग सब जानते हैं, उतना तो कम से कम आप जानें। तो मैं स्वयं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे लगा कि मैं विज्ञापन संख्या 50 चूंकि आया नहीं है अभी, लेकिन मैं चूंकि विज्ञापन संख्या 47 में चयनित हूँ, तो विज्ञापन संख्या 47 के आधार पर आपको ये एक ऑथेंटिक जानकारी दे दूं। और अगर इसी महीने या अगले महीने विज्ञापन आता है, तो ये पूरी संभावना है कि विज्ञापन संख्या 47 में जिस प्रकार से भर्ती हुई है वैसे ही होगी। थोड़ा बहुत फेरबदल सिलेबस के बारे में सुना जा रहा है, पाठ्यक्रम के संबंध में कि थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो देख लेते हैं, लेकिन बाद बाकी चीजें समान है। अतः मैं विज्ञापन संख्या 47 को आधार बनाकर ये बहुत शॉर्ट में डायग्रामेटिक रूप से आपको विज्ञापन, आवेदन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सारी चीजों के बारे में समझा देता हूं। ठीक, तो शुरू करते हैं रिक्तियों को लेके। तो विज्ञापन संख्या 50 में ऐसा माना जाता है, और जो कि अध्याचन जा चुका है, उस आधार पर रिक्तियां 2016 हैं, जिसमें जनरल की रिक्तियां यानी कि अनारक्षित वर्ग की रिक्तियां 803 हैं। ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग, जो कि जनरल में से ही छांटे जाते हैं, अनारक्षित में से ही, वो 184 सीटें हैं। 571 ओबीसी की हैं, 441 एससी की हैं और 17 सीटें एसटी की हैं यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की। तो ये रिक्तियों का ब्यौरा है। और जो इतिहास की रिक्तियां हैं, इसमें जो बता दूं, जो मेरा विषय है इतिहास की, लगभग 40-45 रिक्तियां के करीब इसमें बताई जाती हैं। इसके बाद विज्ञापन संख्या 50 में 47 को आधार बनाकर ही बता रहा हूं मैं कि इसका जो वेतनमान है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो वेतनमान, क्योंकि ये तो चाहे कोई भी विज्ञापन हो समान ही रहना है, तो वेतनमान इसका जो पे बैंड है वो 15,600 से 39,100 का रहेगा। और जो ग्रेड पे है वो 6,000 का होता है। तो ये जो व्यवस्था है वो एक पुरानी व्यवस्था के अनुरूप, जैसे कि 7वें वेतन आयोग से पहले जो प्रचलित था उसके आधार पर मैंने बताया। और अगर वर्तमान व्यवस्था के आधार पर देखें तो 57,700 ये रहेगा मूल वेतन, यानी कि एंट्री पे इतना रहेगा। और इस पर एचआरए और डीए लगकर लगभग 70,000 के आसपास, यानी कि 68 से लेकर 72, एचआरए चूंकि क्षेत्र के आधार पर निर्भर करता है, तो 68 से लेकर 72-73 तक हजार तक सैलरी बन जाती है। तो
लगभग वही 70 के हेर फेर में ये आपको सैलरी प्राप्त होगी। तो ये रहा वेतनमान के बारे में। आयु सीमा की जिक्र करें तो यहां पर न्यूनतम आयु सीमा कोई भी नहीं बताई गई है इसमें, विज्ञापन 47 में। तो उम्मीद है 50 में भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि न्यूनतम ओपन की जाए, क्योंकि अर्हता हासिल करते करते यानी कि नेट पीएचडी होते होते उम्र 21 से तो ऊपर हो ही जाती है। तो न्यूनतम का औपचारिक रूप से कोई जिक्र नहीं है। अधिकतम 62 वर्ष, अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो राजकीय डिग्री कॉलेज में जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 वर्ष है, और यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में ये सेवानिवृत्ति आयु वर्ष 62 वर्ष है। तो यहाँ 2 साल का बेनिफिट मिलता है राजकीय डिग्री कॉलेज की तुलना में। तो ये अधिकतम आयु है। इस आयु या इससे कम आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अर्हता की बात करें तो बड़ा ही स्पष्ट सी बात है, यहां पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, और वो है जो है 55% अवश्य हो। यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए ये 55% है, और बाद बाकी सभी के लिए या 5% की छूट है पीजी में, उनके लिए यहाँ 50 है। तो जनरल के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ 55% पीजी में होना अनिवार्य है। प्लस आप नेट हो, सेट हो, स्लेट हो या पीएचडी हो, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये यूजीसी कराता है। एसईटी यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये राज्य सरकारें कराती हैं, ये हो, या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि ये भी यूजीसी कराता है। ये भी समकक्ष एक परीक्षा है, राज्यों के लिए कराता है यूजीसी। और ये है पीएचडी, या आप पीएचडी हो। तो कुल मिलाकर यहां देखें कि पीजी में 55% अनारक्षित वर्ग, साथ ही इसमें से कोई एक आपके पास योग्यता अवश्य हो, नेट, सेट, स्लैट या पीएचडी में से कोई एक। अब अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण के संबंध में एक तो आयु में आरक्षण प्राप्त होता है जो कि काफी विस्तारित है, तो यहाँ आरक्षण की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद अर्हता या योग्यता में आरक्षण की बात करें तो यहाँ जनरल और ओबीसी के लिए 55% होना चाहिए पीजी में, और बाद बाकी एससी एसटी या दिव्यांगजन है इनके लिए 50% होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ बता चुका हूं। और शुल्क की बात करें उसमें भी आरक्षण है। वो शुल्क में आरक्षण इस प्रकार से है कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए ये 2,000 रुपए की फीस है, प्लस जो ऑनलाइन जो चार्ज है वो लगेगा 10-20 रुपए, 25 रुपए जो भी हो। प्लस अब यहां पर एससी एसटी इनके लिए जस्ट आधी फीस रखी गई है, ऑनलाइन चार्ज है ही अलग से, तो यहां जस्ट आधी फीस है। हर स्तर पर इस भर्ती में फीस हमेशा आधी रहेगी। फीस एक बार यहां लगती है और एक बार फीस लगेगी साक्षात्कार जब आप देने जाएंगे, तब वहां शुल्क जमा होगा नगद रूप में। वो 800 रुपए और 400 रुपए के हिसाब से होगा, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ये रहा एक और जो है आरक्षित वर्ग को लाभ, यहाँ एससी एसटी को और फिजिकली हैंडीकैप्ड भी को ये 1,000 रुपए और ऑनलाइन चार्ज अलग से। तो ये है आरक्षण की बात। अब ये जितना भी आरक्षण जो मैंने बताया वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा, ये बात आप नोट कर लें। उत्तर प्रदेश से बाहर के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अर्थात अनारक्षित को छोड़कर सभी, यदि वो अप्लाई करते हैं इस विज्ञापन में, उत्तर प्रदेश से बाहर के छात्र जो अनारक्षित वर्ग के नहीं हैं यानी कि आरक्षित वर्ग के हैं, तो वे यहां पर जनरल के समान ही ट्रीट होंगे। और
उनके लिए कोई कोटे वाली बात नहीं है, चाहे कितने भी उत्तर प्रदेश से बाहर के छात्र इसमें अप्लाई करें, उनकी योग्यता अनुसार है, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, वो जनरल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो साथियों, ये मैंने आज आपको जानकारी दी रिक्तियों, वेतनमान, आयु सीमा, अर्हता या योग्यता, आरक्षण और शुल्क को लेके। आरक्षण विविध बिंदुओं में बटा हुआ मैंने आपको बता दिया। अब विज्ञापन जैसे ही जारी होता है और आप लोगों में आवेदन करने की सोची जाती है कि आवेदन किया जाए, तो मैं यहाँ बता दूं कि ये थोड़ा सा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा अपना अलग तरीका रखता है। वो कैसे? यहाँ केवल एक आवेदन, यानी कि आपको केवल एक ही आवेदन करना है, बार बार कोई आवेदन नहीं किसी प्रकार से। यदि आपसे मान लीजिए कोई गलती हो जाती है और वो आवेदन जो आप कर चुके हैं उसमें फीस भी जमा हो जाती है, कुछ भी हो जाए, यदि आप पुनः आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपका अमान्य स्वतः ही हो जाएगा। जो आप अंतिम रूप से जो आवेदन करेंगे वही मान्य होगा, उससे पहले के आपके आवेदन अमान्य हो जाएंगे, आपकी फीस वापस नहीं होगी, तो वो गलती जो आपने की वो आगे समाप्त मानी जाएगी और अंत में आप जो भी आवेदन देंगे तो वही मान्य होगा। तो ये बात ध्यान रखें, ऐसा नहीं, घबराने की जरूरत नहीं करें कि यदि कोई आवेदन गलत हो गया, कुछ गलत लिख गया तो आप फीस चली गई चले जाने दीजिए, नया आवेदन भर दीजिए, वो मान्य होगा। इसके बाद महिलाओं की जैसे बात करते हैं कि वो सभी कॉलेजेस में आवेदन कर सकती हैं, यानी कि चाहे पुरुष वर्ग का हो चाहे महिला वर्ग का हो, वो दोनों में आवेदन कर सकती हैं। लेकिन पुरुष केवल पुरुष वर्ग के कॉलेज में या कोएड कॉलेज में ही आवेदन करेंगे, पुरुष महिला वर्ग के महिला डिग्री कॉलेज में आवेदन नहीं करेंगे। एक और बात महिलाओं को लेके, आरक्षण जो प्रमाण पत्र है, आवेदन करते समय ध्यान रखना होगा, महिलाओं के जितने भी आरक्षण वाले प्रमाण पत्र होंगे वो सब उनके पिता पक्ष द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही माने जाएंगे। ये ध्यान रखें, पिता पक्ष द्वारा निर्गत, यानी कि पिता के यहाँ जब वो रह रही थी तब जो प्रमाण पत्र बने थे वही इस भर्ती में अप्लाई माने जाएंगे। इसके बाद मेल आईडी, ये बहुत जरूरी है। अब हर परीक्षाओं के लिए मेल आईडी और फोन नंबर की एक विशेष व्यवस्था कर दी है ताकि इससे सुरक्षा, आपके अकाउंट की जो भी आप इस पर आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन जो लगाते हैं, तो वो सुरक्षा बनी रहे और ये आप अपने आवेदन के संपूर्ण उत्तरदायी बन सकें। तो मेल आईडी आपको एक बनानी है, इसको अभी से बना के रख लीजिए। इसका आईडी पासवर्ड हमेशा याद रखिए, जब तक ये भर्ती ना हो जाए आपको जरूरत पड़ेगी। और साथ ही सबसे बड़ी बात फोन नंबर की, फोन नंबर पर ओटीपी आते रहेंगे, यानी कि आप आवेदन कर रहे हैं तो है, लिखित परीक्षा है तो है, साक्षात्कार तो हर स्तर पर आपको ओटीपी के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा। तो फोन नंबर, फोन अपना नंबर ना बदलिए और इसको संभाल के रखिए। इसके बाद जो सेवारत अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो कहीं जॉब कर रहे हैं केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन, उनको आवेदन करते समय एनओसी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर औपचारिक रूप से देखा जाए, हमें किसी भी आवेदन करते समय अपने सेवा आयोजक से हमें एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। लेकिन परीक्षा में ये समय नहीं मांगा जाता है, वो लिखित परीक्षा के समय भी नहीं मांगा जाता, साक्षात्कार के समय ही ये मांगा जाता है। तो मेरा मानना है आप अभी से ही अगर अप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। बाद में आपका सेवा आयोजक आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा या अंत में बोल दे कि लिखित परीक्षा आपकी हो गई या साक्षात्कार के लिए आप आए हैं और एनओसी चाहते हैं, हम नहीं देते। तो आपने तो पूछा ही नहीं था हमसे आवेदन करते समय कि हम फॉर्म भरें या ना भरें, एनओसी ले या ना लें। तो मेरा मानना है एनओसी आप पहले से ही बनवा के रख लें, उसमें आप सेफ रहेंगे। ठीक, तो ये औपचारिक रूप से आप अभी ही कर दें, वो ठीक रहेगा, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा आपके सेवा आयोजक से संबंध अच्छे हैं तो साक्षात्कार के समय भी एनओसी प्राप्त की जा सकती है। पॉलीगेमिस्ट की बात करें, पॉली यानी कि बहुत से और गैमी यानी कि विवाह, और आईएसटी का अर्थ यानी कि जो सफिक्स है इसका अर्थ होता है व्यक्तियों से, यानी कि वो व्यक्ति जिन्होंने बहुत से अधिक विवाह कर रखे हैं
यानी कि महिलाएं जिनके बहुत पति हैं, बहुत से पति हैं, और वे पुरुष जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं, वे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आवेदन के समय कुछ विशेष बातें थी, उनको आपको ध्यान रखना है। और विज्ञापन संबंधी जो मुख्य बातें हैं वो तो मैंने स्पष्ट कर ही दी हैं। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। सिलेबस इसका जो बताया जा रहा है वो चेंज होने को है, लेकिन सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, बस थोड़े से टॉपिक बढ़ते हैं घटते हैं, बस यही है, विशेष कुछ चेंज नहीं होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी जो जारी रखना चाहते हैं वो जारी रखें, युद्ध स्तर पर जारी रखें। वैकेंसी ऐसी इतनी वैकेंसी आगे भविष्य में आना मुश्किल होता है। तैयारी रणनीति, चूंकि पाठ्यक्रम हो गया, तैयारी रणनीति और उसके बाद परीक्षा होगी, तो परीक्षा से ठीक पहले एक तैयारी की रणनीति भी होती है, वो भी आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने तैयार किया अपना नोट्स, वो रणनीति ये थी, मैंने अपने फेसबुक पेज सूर्या कुलश्रेष्ठ पर भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए पहले आप ये देखिए कि लास्ट ईयर में उस एग्जाम में पेपर कैसे आए हैं, उनका संकलन कीजिए, उनके क्षेत्र उठा के देखिए उन्होंने कहाँ कहाँ से पूछे हैं, क्या अपने द्वारा दिए गए सिलेबस से बाहर से तो नहीं पूछे, और हो भी जाता है कभी कभी बाहर से भी पूछ लेते हैं। तो आप वो क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखिए, क्षेत्र पता करके रखिए, और इस तरह से आप लास्ट ईयर के पेपर्स भी देख लेंगे, साथ ही आपका एक नोट्स भी तैयार रहेगा, और कहीं बाहर से अगर प्रश्न पूछा गया है तो वो भी आपके दिमाग में बना रहेगा कि आयोग बाहर से भी पूछ लेता है, तो उस क्षेत्र को आप पहले से तैयार करके जाएं। तो तैयारी रणनीति में यही है कि आप उपयुक्त अच्छी बुक देख लीजिए, वैसे तो मेरा यूट्यूब चैनल है उससे आप तैयारी कर सकते हैं, साथ ही कुछ चुनिंदा बुक है वो मेरे फेसबुक पेज पे, उन्हें देख लीजिए। उनमें जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो लास्ट ईयर में आया हुआ है, या उनसे एक दो पॉइंट बढ़ाकर आप एक अपना नोट्स बना लीजिए किसी एक अच्छी बुक को आधार बनाते हुए, और उसको अपना हाइलाइटर से याद करना शुरू कर दीजिए, और एक अलग से नोट्स बनाइए। वह नोट्स यानी कि वह एक छोटा सा कागज टॉपिक वाइज कि जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको याद नहीं हो रहा, तो वो छांट के लिख लीजिए। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे, लिखित परीक्षा देने जाएंगे, तो उस समय आपको पूरी बुक या पूरा नोट्स नहीं देखना, सिर्फ वो देखना है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको याद नहीं हुआ है। तो इसी रणनीति पर चलते हुए मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूं। अब लिखित परीक्षा की बात करें तो विज्ञापन 50 को लेके जो लिखित परीक्षाओं के कयास लगाए जा रहे हैं, यदि सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर के लास्ट में विज्ञापन आएगा, और एक दो महीने, एक महीने तो अप्लाई ही करेंगे, और उसके बाद 2 महीने का समय दिया जाएगा। तो वही समझा जा रहा है कि परीक्षा, जो लिखित परीक्षा होगी, वो अप्रैल मई के आसपास में ये लिखित परीक्षा होगी। तो आप इसी को आधार बनाकर, कम से कम अप्रैल को आधार बनाकर तो चलें कि तैयारी वहां तक आपकी हो जाए। अब लिखित परीक्षा के यानी कि इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि किस प्रकार से पेपर आता है, उसको देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि विज्ञापन 50 में कोई विशेष चेंज किया जाएगा पेपर पैटर्न को लेके। विज्ञापन 47 का ही लगभग रहेगा, जिसमें मैं चयनित हूं विज्ञापन 47 से। तो लिखित परीक्षा का पैटर्न ये रहना है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 200 अंकों के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहां पर मैंने ये 2 निशान यानी कि 2 भागों में विभाजित कर दिया है। 30 प्रश्न होंगे, 30 क्वेश्चंस जीएस के होंगे, जिसमें आपसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज पूछी जाएंगी। विज्ञान भी होगा। तो एक जीएस का यानी कि सम्मिलित जीएस का एक साधारण सा पेपर, लेवल ज्यादा हार्ड नहीं आता, ठीक रहता है। तो जैसे पहले 3-4 साल पहले पीसीएस प्री में जो प्रश्न आते थे उस लेवल का रहता है। अब तो खैर पीसीएस प्री में 1-2 साल से काफी कठिन प्रश्न आने लगे हैं, उनका स्वरूप भी कठिन हो गया है। तो सरल सा ही रहेगा, कह सकते हैं समीक्षा अधिकारी प्री जैसा आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी ओर की 70 क्वेश्चन रहेंगे, 70 क्वेश्चंस रहेंगे सब्जेक्ट से आपके। तो ये कुल मिलाकर हो गए 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चंस और 200 अंक के। तो ये जो है एक सामान्य परीक्षा पैटर्न है, लेकिन वाणिज्य वाले छात्रों के लिए कुछ विशेष है, अलग से है, उनके लिए बता देते हैं। उनके लिए 100 प्रश्न तो रहेंगे ही, और
जिसमें 30 प्रश्न जीएस के रहेंगे, लेकिन जो 70 प्रश्न है जो सब्जेक्ट के होते हैं, उन छात्रों के लिए क्या होगा, ये 70 प्रश्न में 50 प्रश्न तो सामान्य होंगे जो सभी वाणिज्य वाले छात्रों को करने होंगे, लेकिन जो 20 प्रश्न हैं वो उनकी 4 इलेक्टिव यूनिट्स में से किसी एक को उनको हल करना होगा, जो इसमें 20 प्रश्न दिए होंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 70 प्रश्न हो जाते हैं, जो कि यहां यही लिखा हुआ है। 30 इनके जीएस के तो होने ही हैं, इनके समान ही। तो ये रहा लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। इसके बाद दृष्टिबाधित की बात करें तो इन जो बच्चे दृष्टिबाधित है, यानी कि जिन्हें आंखों से कम दिखता है, 40% या उससे कम की उनकी दिव्यांगता है, उन्हें दिखाई नहीं देता, तो वो अपने साथ एक श्रुति लेखक ला सकते हैं। यानी कि ऐसा एक और व्यक्ति जो इंटर पास है और वो इस अभ्यर्थी छात्र जो दृष्टिबाधित है उसको बताएगा पढ़ के, और उसका चूंकि इंटर पास होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पेपर को सॉल्व करने में दृष्टिबाधित छात्र की मदद कर पाएगा। और 20 मिनट, यानी कि एक तो श्रुति लेखक मिलेगा ऐसे दृष्टिबाधित छात्रों को, और दूसरा इनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं साक्षात्कार के बारे में। जैसे ही आपकी लिखित परीक्षा हो जाएगी, आपको पुनः फॉर्म भरना होगा, वरीयताएं भरनी होंगी कॉलेजेस की। अभी से ही आप वरीयता लगाना भी शुरू कर दीजिए। विज्ञापन में जैसे ही आपको कॉलेज दिखाई दे, उनकी वरीयता भी लगाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको बाद में माहौल पता चलते चलते कहीं देर ना हो जाए कि किस महाविद्यालय का माहौल कैसा है। तो लिखित परीक्षा जैसे ही आप पास करेंगे, आपको साक्षात्कार के लिए अप्लाई करना होगा। उसी समय आपको अपने जो महाविद्यालय आपने छांटे हैं, तो जितने भी आपके आरक्षण के अनुसार, वर्ग के अनुसार आपके जितने भी महाविद्यालय हैं, उन सब को आप लगभग 20-25, मैंने तो 23 महाविद्यालय फिल किए थे, मुझे तो दूसरा महाविद्यालय मिल गया था। तो आप सारे कॉलेजेस को एक क्रम से आप लगा लीजिए घटती प्रेफरेंसेस में, और उसको आपको फिल करना होगा। और साक्षात्कार के लिए जाएंगे तो वहां शुल्क आपको जमा करना होगा नगद रूप में, जो कि 800 रुपए होगा, जो जनरल वाले और ओबीसी वाले छात्रों के लिए, और एससी एसटी के लिए वो 400 रुपए का रखा गया है। और वहां आपको साक्षात्कार देना है। वो साक्षात्कार 30 अंक का होगा, 30 अंक का साक्षात्कार होगा। और इसमें अधिकतम आपको, इनका नियम है कुछ आयोग का, कि अधिकतम 27 अंक दिए जाएंगे किसी अभ्यर्थी को, और न्यूनतम 12 अंक दिए जाएंगे। और यदि ये 27 से अधिक अंक देते हैं, 12 से कम अंक देते हैं, तो इनको लिखित रूप में स्पष्ट करना होगा आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो सामान्यतः मेरी भर्ती में भी 27 से 12 के बीच में ही सारे छात्रों को अंक दिए गए हैं। तो ये रहा साक्षात्कार। अब साक्षात्कार का लेवल देखें तो वहां आप जाएं तो अपना छात्र, अगर ये पुरुष छात्र जो है वो अपना कोट पैंट पहन जाएं जिसमें वो ईज फील करें, और महिलाएं अपना सूट सिंपल जो फॉर्मल है, साड़ी है फॉर्मल है, उसमें जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है। वहां पे पढ़ाकर भी देखते हैं, हालांकि मुझसे पढ़ावा कर नहीं देखा गया। तो आप वहां जो है ये सोच के जाएं, टॉपिक तैयार करके लेके जाएं कि वो आपको वहां इंटरव्यू रूम में जाके पढ़ाना है। वहां एक व्हाइट बोर्ड भी है छोटा सा। तो आप उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जब साक्षात्कार कक्ष में जाएंगे तो वहां एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड होगा। तो आप इतना एक टॉपिक, 2 टॉपिक तैयार करके जाएं कि वहां आप पढ़ा सकें। वैसे तो ठीक रहता है, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें, ज़्यादा परेशान ना हो, और ठीक ही जाता है। और प्रयास करें कि लिखित परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ जाए, तो कोई दिक्कत इतनी साक्षात्कार को लेकर हो ही नहीं। अब बात करते हैं चेतावनी की। जैसे कि मैंने कुछ कहा था कि कुछ चेतावनी आपको मैं दे रहा हूं जो मैंने इस भर्ती में खुद देखी। मैं चूंकि इस भर्ती का विज्ञापन 47 का स्वयं अंग रहा था, मैंने एक एक अनुभव यहां मैं आपको दे रहा हूं। सबसे बड़ी चीज यहां पर ब्लैक बॉल पेन, यानी कि आपको इस पूरी जो लिखित परीक्षा है इसमें ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करना है, कोई अन्य कलर का पेन नहीं, कोई अन्य प्रकार का पेन नहीं। इसके बाद नो स्क्रैच एंड रबर, यानी कि अब पीसीएस या और अन्य परीक्षाओं में क्या होता है, हम लोग जो है ब्लेड से या रबर से
मिटा के ये सब कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस भर्ती में ऐसा कुछ भी मत करिएगा, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि अगर आप कुछ भी स्क्रैच करेंगे या रबर का प्रयोग करेंगे, या जैसे ही ओएमआर शीट में कुछ दिक्कत आने लगी कुछ भी, तो ऐसे छात्रों की सूची अलग से बनती है और उनको इस परीक्षा से बाहर माना जाता है। अलग से सूची बनती है ऐसे छात्रों की जिन्होंने वाइटनर का प्रयोग किया है या रबर का या खुरचने का किसी प्रकार से प्रयोग किया है, ब्लेड का प्रयोग किया है, तो ऐसे छात्रों की ओएमआर लिस्ट, इनकी सूची अलग बनती है और इनको तरीके से बाहर कर दिया जाता है। लिस्ट जारी होती है इसकी, ध्यान रखें इसको, ये बिल्कुल भी ना करें, सबसे बड़ी चेतावनी है मेरी अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद मेल आईडी फोन नंबर अवश्य रखें, जैसा कि मैंने पीछे बताया है। बाद में ये चेंज कराने में थोड़ी समय लगता है, दिक्कत होती है। मान लीजिए चेंज नहीं हुआ, सिस्टम की बात है, नहीं कुछ हो पाया तो बहुत दिक्कत होती है। तो मेल आईडी फोन नंबर अपना बिल्कुल भी चेंज ना करें, वही रखें। और हार्ड कॉपीज यानी कि जो भी आप प्रोसेस करें, जैसे आप विज्ञापन, ये भी ध्यान रखने की बात है, आज इस चीज को हम समझ रहे हैं जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त हैं और हमें अभी भी विज्ञापन और ये आवेदन, ये सब चीजें हमें संभाल कर रखनी पड़ती हैं और हमसे शासन द्वारा ये देखी जाती हैं। अभी विज्ञापन चेक किया गया था जो विज्ञापन संख्या 47 में नियुक्त हुए थे, तो हमें चूंकि 2016 के हमारा विज्ञापन था, तो सोचिए 4 साल तक हमने इस विज्ञापन को संभाल के रखा है और ये नहीं होता तो हमें समस्या आ सकती थी। तो आप लोग हार्ड कॉपीज में विज्ञापन अपना जो 50 आए इसको संभाल के रखिएगा। इसका एक एक पेज आप चाहे अखबार में जो निकले उसको निकाल के रख लीजिएगा, या आप अब तो पीडीएफ फाइल्स में भी आते हैं, उसको आप निकाल के रख सकते हैं। आवेदन जो आप करेंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका आपके पास होना चाहिए हमेशा। लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट होता है वो आपके पास हो, प्रवेश पत्र हो, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन साक्षात्कार का जो फाइनल अंक है वो लिस्ट आपकी आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर जो आपका चयनित वाली एक लिस्ट आएगी कि साक्षात्कार के बाद, फाइनल अंक तो बहुत समय बाद आते हैं कि आपको साक्षात्कार में कितना अंक प्राप्त हुआ है, काफी देर से आते हैं, लेकिन आपका जो चयन साक्षात्कार के बाद एक लिस्ट आती है, वो लिस्ट आपके पास हो तो वो भी ठीक रहती है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो कुल मिला के आप सारी हार्ड कॉपीज एकत्र करते रहें, अपने पास रखें। तो साथियों, ये था असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, ये पूरी प्रक्रिया कि आपको कब कैसे क्या करना है, विज्ञापन, आवेदन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और पाठ्यक्रम तैयारी रणनीति, ये सब मैंने आपके साथ अभी यहाँ जिक्र की। और फिर भी यदि कोई प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।